AE7 हिंदी अध्याय 61 स्वप्न में प्रेमी _2। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और लांगकोंग ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, भाई आप देखिए, वे सभी मेरे साथ भेदभाव करते हैं। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लॉन्गडांग ने अपने छोटे भाई को सांत्वना दी। अपने चेहरे की आदत डालो। तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुम पिछली बार आधे घंटे तक टिके रहे थे इसलिए तुम पूरी तरह तैयार हो। लॉन्गडांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। जब वे बातें कर रहे थे यान याओ फिर से बाहर आए, मेरे पीछे आओ। ये कहकर वह तेजी से अकादमी की गहराई की ओर चल पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसने समझौता कर लिया है। यान याओ चलते हुए यू युनक्योंग की कही बात पर विचार करने लगी। वह सामान वापस करने के लिए यू युनक्योंग के पास वापस गई, लेकिन यू युनक्योंग ने उसे बस एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और कहा, पानी हमारे ही खेत में रहने दो, और उसे विदा कर दिया। स्पिरिट फनेस अकादमी की छात्रावास की इमारतें स्पिरिट फनेस द्वीप के दक्षिण में स्थित थीं और 3 मंजिला इमारतों की पंक्तियों में व्यवस्थित थीं। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाएं एक ही क्षेत्र में थीं, जिन्हें पेशे के अनुसार विभाजित किया गया था, जबकि बाकी 3 कक्षाएं दूसरे क्षेत्र में थीं। यान याओ उन्हें प्रथम ग्रेडर नाइट्स डॉर्मेट्री में ले गया और उन्हें 3 मंजिला इमारत में ले आया और जोर से चिल्लाया, मूही। जल्द ही पहली मंजिल पर स्थित छात्रावास का दरवाजा खुला और एक 15 या 16 साल का लड़का अंदर से बाहर निकला। शिक्षक यान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये लड़का लंबा और कुछ हद तक अनाड़ी लग रहा था, साधारण दिखने के बावजूद उसमें सादगी झलक रही थी। मुझे पता था कि तुम छात्रावास में साधना कर रहे होगे। क्या तुम्हारे छात्रावास की तीसरी मंजिल खाली है? यान याओ ने पूछा। हाँ, तीसरी मंजिल खाली है, म्यूयी ने ईमानदारी से उत्तर दिया। इन दोनों को तीसरी मंजिल पर ले जाओ, अब ये दोनों छात्रावास इनके हैं। ये हमारी कक्षा में नए स्थानांतरित छात्र हैं, कल सुबह तुम इन्हें अपने साथ कक्षा में ले आना। स्थानांतरित छात्र, ठीक है गुरुजी, म्यूयी ने सिर हिलाया। पहले बैठ जाओ, कल कक्षा में आना। यान याओ ने लॉन्गडांग और लॉन्गकोंग की ओर हाथ हिलाया और फिर मुड़कर चली गई। लॉन्गकोंग ने लॉन्गडांग के पास जाकर कहा, ऐसा लगता है कि शिक्षक हमें बहुत पसंद नहीं करते हैं। हालांकि लॉन्गडांग ने उसे अनदेखा कर दिया। म्यूयी के पास गया और कहा, नमस्ते, मैं लॉन्गडांग हूँ और यह मेरा छोटा भाई लॉन्गकोंग है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कोई परेशानी नहीं है, अब हम सब सहपाठी हैं। म्यूयी ने एक सरल और ईमानदार मुस्कान दी। तुम दोनों मेरे पीछे आओ। प्रत्येक मंजिल पर 2 शयनगृह थे और प्रत्येक शयनगृह एक सुइट था, जिसमें एक बैठक कक्ष, शयन कक्ष, स्नानघर और एक समर्पित ध्यान कक्ष शामिल था। मूही, क्या पहले इस छात्रावास की इमारत में सिर्फ तुम ही अकेली रहती थीं? लॉन्गकोंग ने बहुत सहजता से पूछा। म्यूयी ने अपना सिर हिलाया और कहा, सप्ताहांत में वे तीनों खेलने के लिए बाहर जाते हैं और मैं घर पर ध्यान करने के लिए रहता हूँ। मेरे पिता कहते हैं कि जो पहले उठता है उसे कीड़ा मिलता है, इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लॉन्गकोंग ने कहा, क्या हम सप्ताहांत में स्वतंत्रतापूर्वक बाहर जा सकते हैं? म्यूयी ने सिर हिलाया। सप्ताह के दिनों में हमें अकादमी छोड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम सप्ताहांत में बाहर जा सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है, बस अपना बैज साथ ले जाना, वरना वापस आना मुश्किल होगा। ये सुनकर लॉन्गकोंग अचानक उत्साहित हो गया। भाई चलो बाहर चलते हैं और कुछ मजा करते हैं। लॉन्गडांग ने भौहें चढ़ाईं। नहीं, हम अभी अकादमी पहुंचे हैं, पहले थोड़ा आराम से बैठ जाएं, चीज़ों से परिचित हो जाएं और फिर इस बारे में बात करें। इसके अलावा क्या तुम्हें साधना पर ध्यान नहीं देना चाहिए ताकि तुम आगे बढ़ सको? लॉन्गकोंग ने कहा, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। इसके अलावा हमें बाहर जाकर कुछ दैनिक ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदनी होंगी, है ना? लॉन्गडांग ने एक पल सोचा। दरअसल जब वे घर से निकले थे तो उनकी मां ने उन्हें पैसे दिए थे और कहा था कि जो भी ज़रूरत हो खरीद लो, ताकि बेवजह सामान ढोने की झंझट से बच सको। इसलिए वे बस कुछ कपड़े और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले हथियार ही लाए थे। ये ठीक है, चलो बाहर चलते हैं और सड़कों से परिचित होते हैं। भाई मूही, शहर जाने का सबसे सुविधाजनक रास्ता क्या है? लॉन्गडांग ने पूछा। म्यूयी ने कहा, हमारे छात्र बैच के साथ हम सप्ताहांत में अकादमी में अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना का उपयोग करके शहर के केंद्र में पवित्र दूत के टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना तक सीधे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वापसी यात्रा में भी ऐसा ही किया जा सकता है। ये बहुत सुविधाजनक है। पवित्र दूत, है ना? लॉन्गडांग की आंखें चमक उठीं। वह 6 महान पवित्र मंदिरों के सभी धर्मावलंबियों का स्वप्नलोक था। भाई म्यूयी, क्या आप हमें टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन में ले चलेंगे? लॉन्गडांग ने सुझाव दिया। कोई बात नहीं, म्यूयी ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की। टेलीपोर्टेशन एरे संरचना छात्रावास क्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं थी। यह एक समर्पित इमारत में स्थित थी जो सफ़ेद रंग की थी और जिसके बाहरी हिस्से पर एक षड्भुजांकित था। टेलीपोर्टेशन एरे संरचना पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। म्यूयी ने उन्हें विस्तार से समझाया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है।
उन्हें बस दीवार में बने खांचे में अपने बैज दबाने थे, पहचान की जानकारी सही है या नहीं इसकी जांच करनी थी, और 1 मिनट बाद टेलीपोर्टेशन एरे संरचना खुल जाती जो सीधे पवित्र दूत की टेलीपोर्टेशन एरे संरचना तक पहुंच जाती। लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कौन कौन ने निर्देशानुसार कार्य किया और फिर टेलीपोर्टेशन एरे संरचना में प्रवेश किया। कुछ ही देर में चांदी की रोशनी चमक उठी और उन्हें लगा कि उनके आसपास की हर चीज़ अचानक से विकृत हो गई है। अगले ही पल उनके कानों में शोर सुनाई दिया। उन्होंने खुद को स्पिरिट फनेस अकादमी के कमरे से 10 गुना बड़े कमरे में पाया, जहां फर्श और दीवारों पर शानदार जादुई रून अंकित थे। उन्होंने अभी अपने आसपास के माहौल को देखा ही था कि एक के बाद एक केंद्रीय संरचना में आकृतियां चमकती रोशनियों के बीच प्रकट हुईं, जो फिर किनारों की ओर चली गईं। उस पल उन्होंने खुद को वहीं पाया। टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन के 2 निकास थे। एक पवित्र लेगेट की ओर जाता था, लेकिन उस पर पहरेदार तैनात थे और केवल पवित्र लेगेट के अंदर बैठे लोग ही वहां से गुजर सकते थे। दूसरा निकास बाहर की ओर जाता था। यद्यपि भाई पवित्र दूत के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन यह वास्तविक रूप से संभव नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरे निकास द्वार से टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना को छोड़ना पड़ा। बाहर निकलने के बाद वे थोड़ा और आगे बढ़े, तब जाकर उन्हें पवित्र लेगेट का पूरा दृश्य दिखाई दिया। यह एक अत्यंत भव्य और विशाल इमारत थी। विशाल पत्थर के स्तंभ इसके चारों ओर थे, जो 100 मीटर ऊंचे गुंबद को सहारा दे रहे थे। पवित्र नगरी में पवित्र लेगेट के सम्मान में किसी भी इमारत को उससे ऊंची बनाने की अनुमति नहीं है। चलो यहाँ यूं ही खड़े नहीं रहते, हम एक दिन में ही चलेंगे, जल्दी से घूमेंगे। पवित्र शहर बहुत बड़ा है, चलो पहले कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करते हैं। लॉन्ग कौन कौन ने उत्साह से लॉन्ग डांग डांग से कहा। सेक्रेड लेगेट से निकलकर वे दोनों आसपास के माहौल का जायजा लेते हुए इधर उधर टहलने लगे। यह अनुभव गाड़ी में आने से बिल्कुल अलग था। सड़क के दोनों ओर बनी इमारतें ऊंची थीं और कई तो दिखने में भी अजीब थीं। सेक्रेड लेगेट से सीधे आगे पवित्र नगर की मुख्य सड़क थी। उन्होंने राहगीरों से पूछा और पता चला कि आगे एक संकरी पगडंडी पर खाने पीने की दुकानें हैं। वे एक मोड़ पर मुड़े और देखा कि इस अपेक्षाकृत संकरी गली के दोनों ओर रेस्टोरेंट की कतारें लगी हुई थीं। हर रेस्टोरेंट में अलग अलग तरह के खाने परोसे जाते थे और उनकी मनमोहक खुशबू हवा में फैली हुई थी, जिससे भाइयों के मुंह में पानी आ गया। क्या खाऊं, क्या खाऊं? लॉन्ग कौन कौन ने लॉन्ग डांग डांग की बाँह हिलाते हुए पूछा। जैसे ही लॉन्ग डांग डांग थोड़ा अधीर हो रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि लॉन्ग कौन कौन रुक गया। उसका हाथ, जिसे लॉन्ग कौन कौन खींच रहा था, अचानक ढीला पड़ गया, जिससे लॉन्ग डांग डांग थोड़ा लड़खड़ा गया। तुम क्या कर रहे हो? लॉन्ग डांग डांग ने उलझन में पूछा। उसने देखा कि लॉन्ग कौन कौन मानो जड़वत खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए लॉन्ग डांग डांग को एक साधारण सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड पर लिखा था हैप्स रिब्स। चांदनी रंग की पोशाक पहने एक लड़की रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा रही थी जिस पर लिखा था हैप्स रिब्स राइस 20 तांबे के सिक्के, हैप्स रिब्स नूडल्स 20 तांबे के सिक्के। लड़की के कमर तक लंबे काले बाल, गोरी त्वचा और लंबी पलकों से घिरी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो एक सौम्य नज़र से चमक रही थीं। वह लगभग 16-17 साल की लग रही थी और उसके चारों ओर एक अलौकिक आभा थी। ये है भाई, मुझे मेरे सपनों की लड़की मिल गई है, क्या तुम जानते हो? लॉन्ग कौन कौन ने जल्दी से लॉन्ग डांग डांग का हाथ छोड़ दिया और तेजी से उसके पास चला गया। किसी के तेजी से अपनी ओर आने का एहसास पाकर लड़की ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी खुशी झलक रही थी और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप खाना खाने आए हैं? लॉन्ग कौन कौन ने अचानक कहा, खाने के लिए, खाने के लिए? तो फिर कृपया अंदर आ जाइए। लड़की मुस्कुराई, उसकी आंखें और भी कोमल हो गईं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लॉन्ग कौन कौन को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वह अजीब तरह से घबराया हुआ था। लड़की ने अपने बालों को थोड़ा ठीक किया। मेरा नाम है बेन है। मेरा नाम है बेन है, युवा लड़की ने धीरे से कहा। ये शब्द सुनकर लॉन्ग कौन कौन वहीं जड़वत खड़ा रह गया, अचंभित। न जाने क्यों उसे लगा जैसे उसके दिल पर गहरा आघात लगा हो। अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो बेझिझक अंदर आ जाए, मुझे कुछ पोस्ट करना है। ठीक है, लॉन्ग कौन कौन ने उत्तर दिया। फिर भी लॉन्ग डांग डांग ने उसे तुरंत दुकान में खींच लिया। तुम उसे क्यों घूर रहे हो? लॉन्ग डांग डांग ने अपने छोटे भाई के सिर पर थपथपाया, एक ऐसी क्रिया जिसे वह व्यक्तिगत रूप से काफी संतोषजनक पाता था। अप्रत्याशित रूप से लॉन्ग कौन कौन ने बचाव नहीं किया, केवल हैब्बेन बुदबुदाया। ये दोनों जवान लड़के वाकई बहुत खूबसूरत हैं। आप क्या ऑर्डर करेंगे? तभी एक आवाज़ आई जो एक स्वस्थ लेकिन कुछ हद तक दुबले पतले अधेड़ उम्र के आदमी की थी, जो लगभग 40 साल का लग रहा था। बाहर से देखने पर वह हैब्बेन जैसा ही लग रहा था, बस उम्र में थोड़ा बड़ा था और साफ जाहिर था कि उनके बीच पारिवारिक रिश्ता था। लॉन्ग डांग डांग ने कुछ हद तक स्तब्ध लॉन्ग कौन कौन को अपनी सीट पर खींच लिया और कहा, हम स्पेयर रिब राइस लेंगे, 2 हिस्से, शुक्रिया।
जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सुअर की पसलियों की मनमोहक सुगंध ने उन्हें पहले ही कुछ भूखा बना दिया था। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट का समय दो। अधेड़ उम्र का आदमी बर्तन बनाने के लिए पीछे चला गया। तभी लॉन कौन कौन ने अपना सिर उठाकर लॉन डान डान की ओर देखा। भाई, मेरे असली भाई, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई है। सच में, मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है? लॉन दान दान ने अपनी आंखें घुमाईं। जब आप किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो आप हमेशा ऐसे ही होते हैं। लॉन कोन कोन ने आग्रहपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, इस बार मामला अलग है। ठीक उसी समय हेब्बेन बाहर से अंदर आए। चूंकि अभी सुबह थी, दुकान में सिर्फ लॉन डांग डांग और लॉन कोन कोन ही थे। लड़की पास आए और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने ऑर्डर दे दिया है? हाँ, हमने स्पेयर रिब राइस का ऑर्डर दिया था, लॉन डांग डांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्हें देखकर हेब्बेन खुद को रोक नहीं पाए और बोले, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा कि कौन कौन है, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज़ भी एक जैसी है। जिसने पहले तुम्हारा नाम पूछा था वह मैं ही था। मैं लॉन कौन कौन हूँ, वह कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन कौन कौन ने जल्दी से बात की, फिर लॉन डान डान पर एक धमकी भरी नज़र डाली। हेब्बेन ने हंसते हुए कहा, रुको, तुम्हारा खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, और पीछे वाले कमरे में चले गए। लॉन कौन कौन की निगाहें लगातार उसकी सुंदर आकृति पर टिकी रहीं। भाई, अब से यह मेरा कैफेटेरिया होगा, मुझे मत रोकना। जो कुछ भी। स्पेयर रिब चावल वास्तव में उत्कृष्ट था, जिसमें 7 या 8 रसदार पसलियां एक बड़े बर्तन में फैली हुई थीं। छोटे छोटे मोतियों जैसे चमकते चावलों की एक प्लेट, ऊपर से थोड़ा हरा प्याज छिड़का हुआ था, किनारों पर उबली हुई हरी सब्जियां और कटे हुए अचार, और अजमोद से सजा हुआ पसलियों का सूप का एक कटोरा। यह कोई आलीशान खाना तो नहीं था, लेकिन स्वादिष्ट जरूर था। लॉन दान दान ने हर निवाले का स्वाद लिया, जबकि लॉन कौन कौन कुछ बेसुध सा खाता रहा। खाना खत्म करने के बाद जब उन्होंने बिल चुकाया तो हेब्बेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें खाना अच्छा लगा? लॉन दान दान ने अंगूठा दिखाया और घोषणा की, स्वादिष्ट। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। लॉन कौन कौन ने तुरंत कहा, ये 40 तांबे के सिक्के होंगे। भुगतान करने के बाद लॉन दान दान ने लॉन कौन कौन को हैप्स रिब्स शॉप से बाहर निकाला। अरे अरे, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? क्या हम खाने के बाद थोड़ी देर बैठ नहीं सकते? लॉन कौन कौन ने नाराज़गी से विरोध किया। मुझे तो बस यही चिंता है कि दुकान का मालिक तुम्हें उनकी बेटी को इस तरह घूरने के लिए बाहर निकाल देगा। ये वाकई बहुत बुरा लगता है, लॉन दान दान ने जवाब दिया। लॉन कौन कौन ने जिद करते हुए कहा, बकवास, वो हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराती रहती थी। बोलते हुए उसने अपना सिर घुमाया और रिब शॉप के दरवाजे पर लगे भर्ती नोटिस पर ध्यान दिया। सप्ताहांत के लिए अंशकालिक कर्मचारी को काम पर रखते समय उसे सप्ताह में कम से कम 2 दिन, प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे काम करना होगा। नौकरी का प्रस्ताव। लॉन कौन कौन की आंखें तुरंत चमक उठीं। लॉन दान दान को तुरंत एहसास हुआ कि वह क्या करने वाला है। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लॉन कौन कौन रास्ते से हट गया और सीधे दुकान में घुस गया। लॉन दान दान ने अपने माथे पर हाथ रखा, यह महसूस करते हुए कि उसका छोटा भाई पवित्र शहर में पहुंचते ही मुसीबत खड़ी कर रहा था। उसके लिए स्पिरिट फनेस अकादमी में दाखिला पाना ही काफ़ी मुश्किल था, और अगर अब उसका ध्यान भटक गया तो क्या वह परीक्षा पास कर पाएगा? लेकिन वह लॉन कौन कौन को अच्छी तरह जानता था। हालांकि वह आमतौर पर लापरवाह और अविश्वसनीय था, लेकिन जब बात किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की आती थी तो वह बेहद जिद्दी हो जाता था। 8 बैल भी उसे पीछे नहीं खींच सकते थे। जब तक उनकी माँ खुद यहाँ न हो, उसे कोई नहीं रोक सकता था। कुछ ही देर में लॉन कौन कौन हैप्स रिब्स शॉप से बाहर आ गया। उसके विजयी भाव देखकर लॉन दान दान को तुरंत समझ आ गया कि बच्चे को सफलता मिल गई है। क्या तुम्हें समझ आया? लॉन दान दान ने पूछा। जाहिर है, एक साधारण घराने से होने के नाते पार्ट टाइम काम करके स्कूल की फीस भरने के लिए मुझे बाहर जाकर काम करना चाहिए और ट्यूशन फीस जमा करनी चाहिए। बड़े भाई, अगर तुम हमारी दुकान पर खाना खाने आओ तो मुझे धोखा मत देना, ठीक है? लॉन दान दान अवाक रह गया। तुम्हारा साधारण परिवार से होना, कभी सोचा है कि मम्मी पापा को कैसा लगेगा? उसकी अंगूठी में सोने के सिक्कों का एक छोटा सा संग्रह और एक सोने का कार्ड था। उस सोने के कार्ड में 1000 सोने के सिक्के थे। पवित्र शहर में भी यह एक बड़ी रकम थी, जिसका इस्तेमाल उपकरण और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने के लिए किया जाता था। वैसे भी जब तक आप उन्हें नहीं बताते, उन्हें पता नहीं चलेगा, लॉन कौन कौन ने ढिठाई से कहा। लॉन दान दान ने सलाह दी, चलो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान खरीदने चलते हैं। उसके हिसाब से कौन कौन का पार्ट टाइम काम के प्रति उत्साह बस कुछ ही दिनों का होगा। यह आदमी आमतौर पर घर में गिरी हुई तेल की बोतल को सीधा करने की भी जहमत नहीं उठाता, इसलिए उसने उसे और मनाने की जहमत नहीं उठाई।
उनकी खरीदारी समाप्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि लॉन कोनकॉन ने अपना सारा उत्साह हैप्स शॉप पर ही छोड़ दिया था और उसने इस बात पर जोर नहीं दिया कि वे और अधिक समय इधर उधर भटकने में बर्बाद करें। वे टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन के माध्यम से स्पिरिट फनेस अकादमी में वापस चले गए। जब वे छात्रावास लौटे तो पहली मंजिल पर साझा बैठक में कोई नहीं था। उन्हें यकीन नहीं था कि उसी इमारत में रहने वाले उनके छात्रावास के साथी वापस आए हैं या नहीं। लॉन दांग दांग और लॉन कोनकॉन तीसरी मंजिल पर गए। अपने अपने कमरों में जाने से पहले लॉन दांग दांग ने लॉन कोनकॉन से कहा, कोनकॉन, यह मत भूलना कि टीचर ना ये ने हर सप्ताहांत तुम्हें ट्यूशन देने के बारे में क्या कहा था। तुम्हें अपना समय ठीक से व्यवस्थित करना होगा, खासकर अब जब तुम्हारे पास एक बाहरी नौकरी है। और याद रखना, तुम शायद स्पिरिट फनेस अकादमी के सबसे कम पढ़े लिखे छात्रों में से एक हो। अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। टीचर ना ये को निराश मत करना। हाँ हाँ, समझ गया। तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? खींचना बंद करो। लॉन कोनकॉन ने बड़बड़ाते हुए अधीरता से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। लॉन दान दान के होंठ थोड़े मुड़े। और एक बात, अगर तुम्हें स्पिरिट फनेस अकादमी से निकाल दिया गया तो टीचर ना ये तुम्हें ज़रूर अपने साथ ले जाएंगी। फिर तुम हैप्स रिब्स शॉप में वापस जाने के बारे में भूल जाओ। क्या? लॉन कोनकॉन ने अपने भाई की तरफ देखते हुए सख्ती से कहा। उसकी बात में दम था। मुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा, मैं परीक्षा पास कर लूँगा। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने भाई के बंद दरवाजे को देखकर लॉन दांग दांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, पकड़ लिया। अगली सुबह अपना ध्यान समाप्त करने और खुद को साफ करने के बाद लॉन दांग दांग अपने कमरे से बाहर निकला और म्यूई को ढूंढने के लिए पहली मंजिल पर चला गया। उसकी मुलाकात उनके कुछ और छात्रावास के साथियों से भी हुई, जो सभी 15 या 16 साल के थे और लॉन भाइयों के आने पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे थे। तभी लॉन दांग दांग ऊपर गया और लॉन कोनकॉन को जगाया, जो आज खास तौर पर तरोताज़ा लग रहा था। पिछली रात वह एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के जरिए ध्यान करने के लिए पूरी रात जागता रहा था। म्यूई के अलावा छात्रावास में रहने वाले अन्य 3 साथियों ने लॉन भाइयों के साथ बातचीत करने की पहल नहीं की और वे भी खुद को वहां नहीं रखना चाहते थे। भोजन कक्ष कक्षा स्तर के अनुसार विभाजित था, जहां पहली कक्षा की सभी 6 कक्षाएं एक ही जगह खाना खाती थीं। नाश्ते का समय हो रहा था और भोजन कक्ष में प्रवेश करते ही लॉन कोनकॉन ने पाया कि उसकी नज़रें आसपास की लड़कियों के अलावा किसी और चीज़ पर नहीं थीं। क्या तुम्हारे पास पहले से ही रिप गर्ल नहीं है? मुझे लगा था कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार है, तुम दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हो? लॉन दांग दांग ने धीरे से पूछा। क्या पसलियाँ? क्या तुम कुछ तमीज़ दिखा सकती हो? वो तो साफ तौर पर हमसे बड़ी है। लॉन कोनकॉन ने झट से कहा, हो सकता है मेरे पास कोई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नज़ारा नहीं देख सकता। फिर भी वो तो बस औसत ही हैं। हमारे पुराने स्कूल में तुम्हारे बगल वाली लड़की भी क्लास में मुझसे बेहतर थी। मैंने सुना है जब तुम गए थे तो वो रोई भी थी। चुप रहो, क्या तुम कभी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते? लॉन दान दान खुद के लिए कुछ खाना परोसने ही वाला था कि तभी लोगों का एक समूह उनके पास आया। ये छात्र साफ तौर पर अपनी ओर बढ़ रहे थे, जिनमें उनके छात्रावास के छात्र भी शामिल थे। सबसे आगे वाला छात्र असाधारण रूप से लंबा और हट्टा कट्टा था, लगभग 1 मीटर 90 से ज़्यादा लंबा, चौड़े कंधे और पीठ की मांसपेशियां ऐसी लग रही थीं मानो शक्ति से भरी हों। जब ये छात्र भाइयों के सामने रुके तो उस बलवान छात्र ने उनसे कहा, नए बच्चे। एक विनम्र मुस्कान के साथ लॉन दांग दांग ने उत्तर दिया, नमस्ते, हम नाइट क्लास 1 में नए छात्र हैं। देर से आने वाले, उनके एक गुमनाम रूममेट ने भी कहा। हृष्ट पुष्ट छात्र लॉन दांग दांग और लॉन कोनकॉन पर नजरें गड़ाए अपना परिचय देते हुए बोला, मैं जियान म्यू हूँ, नाइट क्लास 1 का क्लास मॉनिटर। नए देर से आने वाले होने के नाते आज स्कूल के बाद कक्षा की सफाई की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। किस आधार पर? कोनकॉन ने तुरंत जवाब दिया। यह एक प्रथा है, जियान म्यू ने हल्के से उत्तर दिया। ओह, किसका रिवाज? लॉन दांग दांग ने अपने भाई को रोकते हुए पूछा। जियान म्यू ने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा कस्टम। कोई समस्या? लॉन दांग दांग ने हंसते हुए कहा, नहीं। जियान म्यू ने मुस्कुराते हुए उन्हें तिरस्कार भरी नज़र से देखा और फिर मुड़कर वहां से चला गया। लॉन कोनकॉन ने छात्रों के पीछे हटते समूह को देखा, फिर अपने भाई की ओर मुड़ा। भाई, क्या हमें अभी अभी धमकाया गया? लॉन दांग दांग ने कंधे उचका दिए। शिक्षक तो हमें भी पसंद नहीं करते, इन सहपाठियों की तो बात ही छोड़िए। हम अभी अभी आए हैं। चलो थोड़ा शांत रहकर पहले देखते हैं। चलो खाना खाते हैं। अकादमी का नाश्ता भरपूर था और उसमें कई ऐसी सामग्रियां थीं जो लॉन दांग दांग और लॉन कोनकॉन ने पहले कभी नहीं देखी थीं। थोड़ा सा खाना खाने और म्यूई को ढूंढने के बाद वे दोनों नाइट क्लास 1 की ओर चल पड़े। ऐसा लग रहा था कि म्यूई ने जियान म्यू के साथ उनकी बातचीत पहले नहीं देखी थी। उसने इस बारे में बात नहीं की, न ही कुछ और कहा।
उसने बस अपना सहज व्यवहार दिखाया और उन्हें पहली कक्षा के संचालन का परिचय दिया। पहली कक्षा की सभी कक्षाएं एक ही शिक्षण भवन में थीं, जबकि साधना कहीं और होती थी। शिक्षण भवन का उपयोग आमतौर पर सैद्धांतिक कक्षाओं या प्रायोगिक कक्षाओं के लिए किया जाता था, जिसमें आधा दिन निजी साधना के लिए होता था। नियम आपकी सामान्य टेम्पल अकादमी शाखा की तुलना में ज़्यादा ढीले थे। जब तक आप परीक्षाएं पास कर लेते, आप अपनी इच्छानुसार साधना करने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि सैद्धांतिक रूप से यह बात आसान लग रही थी, लेकिन लॉन्ग डांग समझ गया कि इस अकादमी में कोई भी छात्र आसान नहीं होता। कौन मेहनत नहीं करेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करेगा। नाइट क्लास 1 मुख्य शिक्षण भवन के भूतल पर स्थित था, एक साधारण साफ सुथरी इमारत जिसका रंग बिल्कुल सफ़ेद था। इसका डिज़ाइन ज़्यादा व्यवस्थित नहीं था और दूर से देखने पर एक बड़े सफ़ेद पत्थर जैसा लगता था। इसमें हर कक्षा के लिए एक तल था, काफ़ी साधारण। सफ़ेद वर्दी पहने छात्र अंदर बाहर आते जाते रहे। उनके बीच बहुत कम बातचीत हुई और ज़्यादातर तेज़ी से चलते रहे। अपनी कक्षा में जाते हुए भाइयों ने देखा कि यह टेम्पल अकादमी की उनकी पुरानी कक्षा से काफ़ी बड़ी थी, कम से कम दोगुनी। हालांकि वहाँ मेज़ों और कुर्सियों के सिर्फ 10 सेट थे। ज़रा रुको, म्यूली ने कहा, मैं तुम्हारे लिए 2 मेज़ कुर्सी सेट ढूंढती हूँ। पहले हमारी कक्षा में सिर्फ 10 बच्चे थे। हम खुद ही कर लेंगे। आपने हमें काफ़ी गाइड कर दिया है, लॉन्ग डांग ने तुरंत जवाब दिया। वे निचली मंजिल पर स्थित लॉकर रूम में गए, डेस्क कुर्सी सेट को कक्षा में ले गए और उन्हें पिछली पंक्ति में स्थापित किया, जहां वे अंततः बैठ गए। म्यूली आगे की सीट पर बैठा था। कक्षा के बाकी छात्र अभी तक नहीं आए थे। अपनी जगह पर वापस जाने से पहले उसने भाइयों से खुशी खुशी कहा, स्पिरिट फनेस अकादमी ताकत का सम्मान करती है, खासकर निचली कक्षाओं में। हर कक्षा में हर साल एक एलिमिनेशन सिस्टम लागू होता है, हर कक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस कक्षा के सभी छात्रों के लिए। सबसे कम अंक पाने वाली 2 कक्षाओं में से प्रत्येक में से एक छात्र एलिमिनेट होगा। साथ ही साल के अंत में मिलने वाली कक्षाओं में संचित अंकों को शामिल किया जाएगा। किसी कक्षा में जितने ज़्यादा छात्र होंगे, गुणांक स्कोर समायोजन की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ हर कोई बेचैन है। अगर वे अपनी शुरुआती कक्षा से आगे की कक्षाओं में नहीं पहुँच पाते तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लॉन्ग डांग ने पूछा, निम्न ग्रेड और उच्च ग्रेड क्या हैं? म्यूली ने बताया, पहला, दूसरा और तीसरा साल निचली कक्षाओं का हिस्सा है, जबकि चौथा, पांचवां और छठा साल उच्च कक्षाओं का हिस्सा है। तीसरी से चौथी कक्षा में जाना एक मील का पत्थर है। इसके अलावा स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल सिलेक्शन जल्द ही होने वाला है। इससे सभी काफ़ी तनाव में हैं, इसलिए इसे ज़्यादा गंभीरता से न लें। ओह, समझ गया, शुक्रिया, लॉन्ग डांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे अपनी सीटों पर लौट आए तो उनके सहपाठी धीरे धीरे कक्षा में आने लगे। अंदर आते ही सभी ने नए जुड़वां भाइयों को एक बार देखा। किसी ने भी भाइयों का अभिवादन करने की पहल नहीं की, वे बस अपनी सीटों पर लौट गए, जिससे कक्षा में सन्नाटा छा गया। जियान म्यू अगले नंबर पर आया। उसका विशाल शरीर स्वाभाविक रूप से पिछली पंक्ति में कोन के ठीक सामने जगह पा गया। उसकी बड़ी पीठ ने कोन की दृष्टि लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी थी। चलो जगह बदल लेते हैं, लॉन्ग डांग ने धीरे से प्रस्ताव रखा। ज़रूरत नहीं, किसी का नज़र आना सोने के लिए बिल्कुल सही है, कोन ने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ जवाब दिया। और फिर उसने अपना सिर मेज़ पर टिका दिया, झपकी लेने के लिए तैयार। याओ कक्षा में दाखिल हुआ और पहले से ही खामोश नाइट्स क्लास 1 के बच्चे और भी शांत हो गए। मेज पर फैले लॉन कोन के अलावा बाकी छात्र अनजाने में सीधे बैठ गए। यान याओ की नज़र सबसे पहले पिछली पंक्ति की ओर गई। लॉन्ग डांग और लॉन कोन पर नज़र डालने के बाद उसने कहा, आज हमारी कक्षा में 2 नए छात्र आए हैं। कक्षा से पहले उन्हें अपना परिचय देने दीजिए। बोलते हुए उसने लॉन्ग डांग की ओर देखा। लॉन्ग डांग खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम लॉन्ग डांग है, मैं 4थे दर्जे का दंडक शूरवीर हूँ। फिर वह बैठ गया। तभी लॉन्ग कोन आलस से खड़ा हुआ। लॉन्ग कोन 3रे दर्जे का सुरक्षा शूरवीर। लॉन्ग डांग की 4थी रैंक सुनकर नाइट्स क्लास 1 के कई छात्रों की भौहें तन गई थीं। लॉन्ग कोन की 3री रैंक सुनकर अचानक बड़बड़ाहट शुरू हो गई। 3री रैंक वाला स्पिरिट फनेस अकादमी में प्रवेश पा सकता है। वह तो मेन टेम्पल अकादमी की प्रवेश परीक्षा भी पास नहीं कर पाएगा, है ना? मुझे उनसे सबसे ज़्यादा नफरत है जो पिछले दरवाजे से विशेष कोटा लेकर अंदर आते हैं। वे सिर्फ हमारा औसत कम करते हैं। चुप, यान याओ ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। रैंक किसी व्यक्ति की पूरी ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लॉन्ग डांग और लॉन्ग कोन आपको मूल्यांकन से गुजरे बिना ही यहाँ भेज दिया गया है और यह स्वाभाविक है कि सभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज सैद्धांतिक कक्षा होनी थी, लेकिन हम इसे प्रायोगिक कक्षा में बदल देंगे।
नए लोगों के रूप में, हालांकि यह मूल्यांकन नहीं है, मुझे आशा है कि आप सभी को अपनी ताकत दिखा पाएंगे जो आपके भविष्य के अध्ययन और कक्षा की एकता के लिए लाभदायक होगा। लॉन कोनकॉन ने लापरवाही से कहा, तो तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो? हाँ, मुझे स्पेशल एडमिशन के जरिए भर्ती किया गया था। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही ये शब्द निकले, सामने बैठे 10 छात्र लगभग एक साथ उसकी ओर देखने लगे। लकड़ी जैसे चेहरे वाले मूवी को छोड़कर बाकी सबकी नज़रें दोस्ताना नहीं थीं। लॉन दांग दांग ने अपने भाई को नहीं रोका। वह जानता था कि कौन कौन अपनी अंदरूनी नाराज़गी की वजह से ज़िद्दी हो रहा है। इस समय वह उसे जितना रोकने की कोशिश करेगा उतना ही उल्टा असर होगा। यान याओ ने शांति से कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है कि सभी को तुम्हारा तबादला पसंद न आए और इसका असर सबके औसत पर पड़े। लेकिन यहाँ पढ़ाई के मामले में सब कुछ जायज़ है। आज तुम्हारा मूल्यांकन भी उसी आधार पर किया गया है जिस आधार पर मैंने स्कूल में प्रवेश के समय उनका मूल्यांकन किया था। मूल्यांकन का तरीका भी बहुत सरल है। तुम दोनों भाई मुझे चुनौती दो और मैं तुम्हें इस आधार पर अंक दूंगा कि तुम कितने समय तक टिके रहते हो और युद्ध में कैसा प्रदर्शन करते हो। ये शब्द सुनकर लॉन दांग दांग और लॉन कोनकॉन दोनों अचंभित रह गए। क्या उन्हें दूसरे छात्रों से नहीं लड़ना चाहिए था? उन्हें सीधे शिक्षक से लड़ना चाहिए था। यान याओ ने आगे कहा, स्पिरिट फनेस अकादमी के छोटे छात्र ताकत का सम्मान करते हैं। जब तक आप अपनी ताकत साबित कर सकते हैं तब तक कोई भी आपकी लापरवाही की परवाह नहीं करेगा। आप कक्षाएं छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कक्षा में नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं। मूल बात यह है कि आपकी ताकत पर्याप्त है। छात्रों द्वारा शिक्षकों को चुनौती देना यहाँ की परंपरा है। सभी नए छात्रों या जिनके पास नया कक्षा शिक्षक है, शिक्षक को कक्षा के सभी छात्रों की चुनौती स्वीकार करनी होती है। 6 महीने पहले जब उन्होंने दाखिला लिया था तो उन्होंने मुझे चुनौती दी थी और मेरे खिलाफ कुल 37 सेकंड तक टिके रहे थे। आज तुम दोनों भाई मुझे चुनौती दे रहे हो। अगर तुम 10 सेकंड से ज़्यादा टिके रहते हो तो मुझे विश्वास है कि तुम पूरी कक्षा का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हो। लॉन कोनकोन ने अपनी बाहें उठाईं और पूछा, क्या होगा अगर हम लंबे समय तक नहीं टिके? यान याओ ने उस बदमाश को देखा, अगर तुम 3 परीक्षाओं के बाद भी टिक नहीं पाए तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अगर फिर भी नहीं टिक पाए तो यहाँ से चले जाओ। लॉन कोनकॉन कुछ और कहने ही वाला था कि लॉन दांग दांग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लॉन दांग दांग मुस्कुराया और बोला, जब तक बात न्यायपूर्ण हो तब तक कोई बात नहीं गुरुजी। यान याओ ने सिर हिलाया, मेरे पीछे नंबर 1 टेस्ट फील्ड तक आओ। जब वह बोल रही थी तब तक वह आगे बढ़ चुकी थी और बाहर चली गई थी। बाकी छात्र एक एक करके उठे और बाहर चले गए। क्लास मॉनिटर जियान म्यू आधा कदम पीछे था। जब लॉन दांग दांग और लॉन कोनकॉन उसके पास पहुंचे तो उसने कहा, अगर तुम 10 सेकंड से ज़्यादा टिके तो मैं आज सफाई कर दूंगा। अगर नहीं तो तुम दोनों करो। लॉन दांग दांग ने आधा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या ये भी एक नियम है? जियान म्यू ने ठंडी आवाज़ में कहा, तो तुम यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। ये कहकर वह बाहर चला गया। लॉन दांग दांग और लॉन कोनकॉन सबसे पीछे चल रहे थे। लॉन दांग दांग ने लॉन कोनकॉन के कंधों पर हाथ रखा और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। लॉन कोनकॉन ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, भाई तुम वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। तुम अच्छी हो। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। नहीं भी, बस तुम कोई चीज़ नहीं हो। नंबर 1 टेस्ट फील्ड प्रथम वर्ष के शिक्षण भवन से ज़्यादा दूर नहीं था। यह एक खुला मैदान था जिसका व्यास 100 मीटर था। यह खुला गोलाकार मैदान प्राचीन जानवरों की लड़ाई के अखाड़ों जैसा था। इसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और दीवारों और मैदान पर जादुई रून अंकित थे जो सुरक्षा प्रदान करते थे। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते हुए यान याओ बीच में खड़ी हो गई और बाकी सभी छात्र दूर कोनों में खड़े हो गए। लॉन दांग दांग और लॉन कोनकॉन उससे 30 मीटर की दूरी पर खड़े थे। इन दोनों भाइयों को देखते हुए यान याओ ने अपनी दाहिनी मुट्ठी सीने पर मारी, शूरवीर की सलामी दी और शांति से कहा, यान याओ 7वें दर्जे का मंदिर शूरवीर। मैं उपकरण का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब खुद को साबित करने की तुम्हारी बारी है। 7वें दर्जे का मंदिर शूरवीर। ये शब्द सुनकर लॉन कोनकॉन की सांस अटक गई। 7वें दर्जे का क्या मतलब है? कुल आध्यात्मिक शक्ति 10,000 अंकों से ज़्यादा होती है, तभी तो इसे 7वां दर्जी कहा जाता है। 7वें दर्जे का प्रोफेशनलिस्ट पहले से ही एक विशिष्ट योद्धा होता है। उनकी शिक्षिका, जो 20 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं दिखती थी, पहले से ही 7वें दर्जे पर थीं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचकर जो अभी 500 तक नहीं पहुंची थी, वह अपनी लार टपकाए बिना नहीं रह सका। यह अंतर थोड़ा ज़्यादा है। लॉन दांग दांग ने उसे झटके से झकझोर कर सदमे से बाहर निकाला। दोनों ने अपनी दाहिनी मुठ्ठियां एक साथ छाती पर तान लीं और शूरवीरों की सलामी दी। शुरू करो। यान याओ ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत मूल्यांकन शुरू होने की घोषणा कर दी।
जैसे ही उसके शब्द गूंजे, लॉन्गडांग और लॉन्ग एक साथ चलने लगे। लॉन्ग तुरंत उछल पड़ा और लॉन्गडांग के जोरदार धक्के से वह बगल में उछल गया। उसी समय लॉन्गडांग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे एक नीली रोशनी लॉन्ग पर पड़ी। उसके शरीर का भार मानो गायब हो गया और वह नीली रोशनी में तेजी से एक तरफ धकेला गया और यान याओ से दूर हो गया। उसी समय लॉन्गडांग स्वयं उछल पड़ा और उसके चारों ओर नीली रोशनी टिमटिमाती हुई दूसरी दिशा में छलांग लगा दी। उत्तोलन तकनीक। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, बिखरते हुए। 10 सेकंड का समय है और वे 2 हैं। अगर वे समय को 10 सेकंड से आगे बढ़ा पाते तो क्या वे जीत नहीं जाते? यान याओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अचानक उसका शरीर सुनहरे रंग की चमक से चमक उठा और पलक झपकते ही वह सुनहरी रोशनी की किरण की तरह लॉन्ग पर टूट पड़ी। जब चार्ज का इस्तेमाल उसकी ताकत के स्तर पर किया गया तो वह बिजली की तरह चमक रही थी। पलक झपकते ही वह लॉन्ग के सामने थी, उसकी हथेली उसकी ओर झुकी हुई थी। वह चमकीला प्रकाश तत्व मानो किसी गीजर से फूट पड़ा। लेकिन यान याओ को आश्चर्य हुआ जब लॉन्ग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसे जल्दी से मुड़ना पड़ा। दूरी पर लॉन्गडांग की छाती पर पवित्र मन बहलाव वाली आत्मा भट्टी, जो दूसरी दिशा में भाग रही थी, चमक रही थी, जिसने उसका ध्यान बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित किया। freewebnovel.com। यान याओ ने ठंडी सांस ली और अचानक स्थिर खड़ी हो गई। उसकी छाती से निकली एक चमकती रोशनी ने एक पवित्र मन बहलाव वाली आत्मा भट्टी को प्रकट किया, जो काफी बड़ी थी लेकिन दिखने में लॉन्गडांग जैसी ही थी और जिसने लॉन्गडांग पर जबरदस्त खिंचाव डालना शुरू कर दिया। पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस, द्वितीय रैंक विकास क्षमता, पुनर्निर्देशन। हाँ, लॉन्गडांग की पवित्र विकर्षण आत्मा भट्टी के प्रभाव के कारण वह लॉन्ग पर हमला जारी नहीं रख सकती थी। भाइयों की योजना में सबसे अच्छा यही था कि वह पलटकर लॉन्गडांग का पीछा करे। वायु तत्व के त्वरण का उपयोग करके वह स्वाभाविक रूप से अधिक समय प्राप्त कर सकता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी आत्मा भट्टी का प्रतिकार करेगी और ध्यान आकर्षित करने वाले लॉन्गडांग को अपनी ओर खींचने के लिए पुनर्निर्देशन का उपयोग करेगी। लेकिन इस पल लॉन्गडांग घबराया नहीं। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे उसका गुण हवा से रोशनी में बदल गया। उसकी हथेली में एक भारी तलवार दिखाई दी, जिसका ब्लेड हवा में चमक रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। दिव्य प्रकाश। उस चमकीली आभा के नीचे शूरवीर की तलवार की धार तीव्र स्वर्णिम चमक के साथ फूट पड़ी। डेलाइट स्लैश। बिना चार्ज किए तुरंत कास्ट। क्लास मॉनिटर जियान म्यू ने दूर से खुद से कहा। हाँ, दिव्य प्रकाश के प्रभाव में लॉन्गडांग के डेलाइट स्लैश को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं थी, जो एक जादुई शूरवीर का लाभ प्रदर्शित करता है। उसी समय नाइट्स क्लास 1 के सभी सदस्यों ने यान याओ को घूर कर देखा, क्योंकि इसी समय एक आकृति जानबूझकर पीछे से उसके पास आ गई थी। हाँ, एक स्लाइड सटेप के साथ लॉन्ग यान याओ की पीठ पर झपटा, फिर उसने अपनी बाहें खोली और यान याओ की कमर को गले लगा लिया। क्या साहसिक कदम है। हालांकि इस समय यान याओ की भावना बिल्कुल अलग थी। जैसे ही लॉन्ग ने खुद को उसके ऊपर दबाया, उसने अपनी पीठ से एक खिंचाव महसूस किया। शुरू में तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह लॉन्ग था, जो अपनी तृतीय श्रेणी की शक्ति से उसकी आध्यात्मिक शक्ति की रक्षा नहीं कर पाएगा। हालांकि जब लॉन्ग ने खुद को सचमुच उसके खिलाफ दबाया, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति मानो बहुत तेजी से निकल रही थी। वह तेजी से नीली जा रही थी, अवशोषित हो रही थी, और हाँ, ये गति बेहद तेज थी। यहाँ तक कि उसकी हरकतें भी सुस्त पड़ गई थीं। यह क्या है? इस समय लॉन्ग की आंखें भी सुनहरी हो गईं। वह जानता था कि अपनी शक्ति के बल पर, जो चौथे स्थान पर भी नहीं था, वह यान याओ के लिए संघर्ष में कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। इसलिए जब लॉन्गडांग ने उसका ध्यान भटकाने के लिए अलग होने का सुझाव दिया, तो उसने ये तरीका सोचा। बेशक यान याओ शक्तिशाली था, लेकिन एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस की सबसे बड़ी विशेषता उसकी समस्त आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित और रूपांतरित करने की क्षमता है। फनेस की फिल्टरिंग प्रणाली के कारण लॉन्ग पर इसका प्रभाव न्यूनतम था और अवशोषित आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग वह स्वयं कर सकता था। इस शक्ति का कुछ भाग वह स्वयं में परिवर्तित कर सकता था और कुछ का सीधे उपयोग कर सकता था। ठीक जब यान याओ के शरीर को एक पल के लिए विलंबित किया गया, तो लॉन्गडांग का डेलाइट स्लैश पहले ही आ चुका था। यान याओ जैसे अनुभवी मंदिर योद्धा से जैसी उम्मीद थी, वह अचानक आए बदलावों से घबराई नहीं। अपने दाहिने पैर से जोरदार प्रहार करते हुए उसने राइजिंग स्काई एरे फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। जमीन से तेज रोशनी फूट पड़ी। उसके पीछे खड़े लॉन्ग ने उसे तुरंत भांप लिया और उछल पड़ा। उसने अपनी रक्षा के लिए तुरंत अपने अंतरिक्ष वलय से अपनी ढाल निकाली और अपनी सारी भस्म हो चुकी आध्यात्मिक शक्ति को ढाल में प्रवाहित कर दिया। सीटी की आवाज के साथ राइजिंग स्काई एरे फॉर्मेशन के प्रभाव ने लॉन्ग को उड़ा दिया।
शक्ति उधार लेने के लिए कुछ भी न होने के बावजूद उसने केवल अपनी ढाल के सहारे एक दिव्य रक्षा सामरिक अवरोध पूरा किया। जीवित रहने की क्षमता के मामले में काय शूरवीर की बराबरी कौन कर सकता था। शूरवीरों की दुनिया का सबसे सुरक्षित व्यक्ति। स्वाभाविक रूप से उसके शिष्यों ने ये कौशल प्रामाणिक रूप से सीखे थे। लॉन्ग दान दान के डेलाइट स्लैश ने राइजिंग स्काई एरे फॉर्मेशन को मारा, जिससे ये तेजी से टूट गया। हालांकि उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका एस्टोक एक दलदल में फिसलने जैसा था और इसकी गति में उल्लेखनीय कमी आई। यान याओ ने जोरदार मुक्का मारते हुए अपने डेलाइट स्लैश से टक्कर ली। एक धीमी आवाज के साथ लॉन्ग दान दान को पीछे की ओर उड़ा दिया गया, लेकिन यान याओ भी अपनी जगह पर डगमगा गया और एक कदम पीछे हट गया। एक ने पूरी ताकत लगा दी, दूसरी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के नष्ट हो जाने से हैरान थी और उसने तुरंत जवाब दिया। यान याओ इस कार्रवाई से पूरी तरह से बढ़त हासिल नहीं कर पाए। क्रोधित होकर सुंदर शिक्षिका ने लॉन्ग दान दान का पीछा नहीं किया, बल्कि पलटकर तुरंत चाकू से वार कर दिया। टक्कर के कारण लॉन्ग दान दान की पवित्र विपथन आत्मा भट्टी से थोड़े समय के लिए हुए वियोग का फायदा उठाते हुए उसने लॉन्ग कोन कोन पर, जो भी उड़ गया था, एक प्रकाश किरण कटी तलवार से हमला कर दिया। लॉन्ग कोन कोन बहुत एकाग्र था। वह उसी क्षण से मानसिक रूप से तैयार था जब उसे उड़ाया गया था। उसने जल्दी से अपनी ढाल छोड़ी, अपने पैर के अंगूठे से उसे थपथपाया ताकि पावर पोचिंग क्रिया हो सके। अगले ही पल उसकी आकृति हवा में चमक उठी और अजीब तरह से उसका शरीर दो टुकड़ों में बढ़ गया। क्लोन स्लाइड सटेप। प्रकाश किरण कटी तलवार अपना ताला नहीं लगा पाए और दो छवियों के बीच से गुजर गई। उसी समय तेज हवा के साथ एक तेजी से घूमता हुआ भंवर आया। पवित्र विपथन आत्मा भट्टी फिर से जुड़ गई और अपने साथ पवन बंधन तकनीक लेकर आए। ये सब बहुत जल्दी हुआ, लेकिन 6 सेकंड पहले ही बीत चुके थे। यान याओ की आंखें ठंडी थीं, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट रही थी, पवन बंधन तकनीक को चीरती हुई, लेकिन फिर भी वह लॉन्ग दान दान के पीछे नहीं गई। इसके बजाय उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, खुद को उकड़ू मुद्रा में नीचे किया और अपनी दाहिनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे टेस्ट फील्ड नंबर 1 के सभी प्रकाश तत्व उसकी मुट्ठी पर केंद्रित हो गए, यहाँ तक कि लॉन्ग कोन कोन की एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस ने भी क्षण भर के लिए प्रकाश तत्वों पर अपना खिंचाव खो दिया। बूम! तीव्र गर्जना के कारण टेस्ट फील्ड नंबर 1 में जमीन और आसपास की सुरक्षात्मक दीवारों पर मौजूद सभी जादुई रंग चमकदार सुनहरे प्रकाश में फूट पड़े। उस पल लॉन्ग दान दान ने शिक्षिका से यह भी पूछना चाहा कि क्या वह रेकलेस नाइट के वंश से आई है। ये किसी नाइट का कौशल नहीं, बल्कि एक योद्धा का कौशल था, अर्थक्वेक वेव। एक जबरदस्त बल का झटका लगा, जिसने लगभग पूरे परीक्षण क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। चाहे वह लॉन्ग दान दान हो या लॉन्ग कोन कोन, वे इससे बच नहीं सके। केवल दूर बैठे छात्रों का एक छोटा समूह ही इससे अछूता रहा। बस इस बड़े पैमाने के प्रभाव क्षेत्र कौशल ने यान याओ की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया। बेकाबू और भयानक शक्ति ने लॉन्ग कोन कोन का शरीर हवा में उछाल दिया, यहाँ तक कि उसे चक्कर भी आने लगा। लॉन्ग दान दान की हालत थोड़ी बेहतर तो थी, लेकिन उसका शरीर भी बेकाबू था। दिव्य कमल आत्मा भट्टी, जो उसकी रक्षा कर रही थी, अपने आप प्रज्वलित हो गई और उसकी रक्षा करने वाली ढाल में बदल गई। हालांकि पवित्र विपथन आत्मा भट्टी से उसका संपर्क फिर से टूट गया। यान याओ ने अपनी पवित्र विपथन आत्मा भट्टी को सक्रिय किया। पुनर्निर्देशन प्रकाश की एक किरण लॉन्ग कोन कोन पर पड़ी। उसने उसे लगभग तुरंत अपनी ओर खींच लिया, अपना दाहिना हाथ नीचे दबाया। धमाका! उसने सीधे उस युवक की गर्दन पकड़ ली जिसने उसे पकड़ने की हिम्मत की थी और उसे जमीन पर घसीट लिया। 9 सेकंड। लॉन्ग दान दान ने अपने भाई को नीचे दबा हुआ देखा। क्षण भर के लिए स्तब्ध, उसने देखा कि यान याओ ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। लगभग एक साथ दोनों ने पवित्र विपथन आत्मा भट्टी को सक्रिय कर दिया। लॉन्ग दान दान का इरादा यान याओ के क्रोध को अपने ऊपर खींचने का था, जबकि यान याओ ने सीधे पवित्र विपथन आत्मा भट्टी की विकासात्मक क्षमताओं का उपयोग किया। पुनर्निर्देशन। तुम भी यहाँ आओ। पवित्र विपथन आत्मा भट्टी के प्रभाव में लॉन्ग दान दान का शरीर उसकी दिशा में प्रक्षेपित हुआ। इस समय वह भी लॉन्ग दान दान की पवित्र विपथन आत्मा भट्टी से प्रभावित होकर लॉन्ग कोन कोन को अपने साथ घसीटते हुए खड़ी हो गई। लॉन्ग कोन कोन को बहुत जोर से मारा गया था, उसका सिर नीचे झुक गया था, नाक से बहुत खून बह रहा था। कोन कोन! लॉन्ग कोन कोन को खून बहता देख लॉन्ग दान दान की आंखों का रंग तुरंत बदल गया। उसकी पहले से शांत निगाहें अचानक तेज हो गईं और यान याओ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी इस पल उससे खतरे की एक झलक महसूस हो रही थी। अपने दाहिने हाथ की एक ही पकड़ से हवा में लॉन्ग दान दान ने एक और एस्टोक निकाला। उसी समय उसका शरीर मानो एक गहरी धीमी गर्जना के साथ फूट पड़ा। एक पल में उसके भीतर से अचानक चकाचौंध कर देने वाली लपटें उठने लगीं। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी बहने लगी और उसकी आंखों से चिंगारियां फूटने लगीं। उस क्षण उसका पूरा शरीर एक प्रचंड जलते हुए सूरज की तरह पारदर्शी हो गया। उसने अपनी दोहरी तलवारें यान याओ पर निर्भीकता से घुमाईं। ये है। यान याओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं।
उसने लॉन कौन कौन के गिरे हुए शरीर को छोड़ दिया, अपनी बाहें सामने की ओर मोड़ ली और उन्हें फैला दिया। उसके हाथ तेज ब्लेड जैसे थे। बूम! सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, लॉन्ग दान दान का शरीर हवा में उछल गया और यान याओ ने भी उसी क्षण एक कदम पीछे हट लिया। 10 सेकंड दूर से देख रहे नाइट्स क्लास 1 के सदस्य दंग रह गए। स्पिरिट फनेस अकादमी में प्रवेश पाने वाले सभी प्रतिभाशाली थे, लेकिन स्पिरिट फनेस अकादमी के शिक्षक सर्वश्रेष्ठ थे। यान याओ 25 साल की उम्र में ही 7वें दर्जे के मंदिर नाइट के पद तक पहुंच चुकी थी। उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी। हालांकि उन्होंने अपनी प्रधानाध्यापिका को एक कदम पीछे हटते देखा, हालांकि उन्होंने उन्हें नुकसान न पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता को रोके रखा। सेमेस्टर की शुरुआत में अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उनमें से कोई भी अपनी शिक्षिका को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सका। लॉन दान दान हवा में उछला, जमीन पर उतरने के बाद अपनी स्थिति स्थिर करने के लिए 4 कदम पीछे हटा। उसके शरीर पर पड़ी सुनहरी रोशनी न सिर्फ कम हुई, बल्कि और भी तेज हो गई। उसने लॉन कोन कोन की ओर देखा, जो यान याओ के बगल में गिरा था। उसकी आवाज़ ठंडी थी, मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले ही पल उस पर सुनहरी रोशनी और भी तेज हो गई। उसके चेहरे का रूप रंग पहचानना मुश्किल होता जा रहा था। freewebnovel.com। रेकलेस नाइट द्वारा स्वनिर्मित एक कौशल, विस्फोटक विस्फोट। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रज्वलित करके उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शीघ्र ही समाप्त कर दिया और बदले में एक शक्तिशाली अल्पकालिक विस्फोट हुआ। जब प्रखर प्रतिभा लॉन्ग दान दान ने विस्फोटक विस्फोट का प्रदर्शन किया, तो कुछ ही समय में उसकी प्रदर्शित शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति को तिगुना कर देती, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 मिनट। अभी अभी विस्फोटक विस्फोट के साथ साथ प्रकाश विशेष जादू, पवित्र शक्ति और चमकदार डेलाइट स्लैश का प्रयोग किया गया, यहां तक कि अनजान यान याओ को भी पीछे धकेल दिया गया। बिल्कुल जादुई शूरवीर, अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है ना? अच्छा, तो मुझे भी तो देखने दो कि तुम कितने ताकतवर हो, उसने लॉन कोन कौन के नितंब पर पैर रखते हुए कहा। उसकी आंखों में साफ उत्तेजना थी। लॉन दान दान के शरीर पर लगी हल्की लपटें लगभग तुरंत ही फूट पड़ीं और सभी ने उसके शरीर से एक गहरी, धीमी गर्जना सुनी। अगले ही पल वह ऊपर पहुंच गया और अपनी गति के कारण उसने अपने पीछे एक परछाई भी छोड़ दी। उसने अपनी 2 तलवारों में से एक को हवा में उछाला और दूसरी को दोनों हाथों से थाम लिया। चमकती हुई शक्ति तलवार में प्रवाहित हो गई। पल भर में तलवार से एक अद्वितीय दिव्य आभा निकल आई। पवित्र तलवार। लॉन दान दान दहाड़ा, तलवार की अत्यंत शक्तिशाली रोशनी निकली, मानो आकाश और पृथ्वी को चीर रही हो। यान याओ की आंखें सिकुड़ गईं। पवित्र तलवार, यह एक उच्च श्रेणी का शूरवीर कौशल था जिसे केवल 6ठी श्रेणी के गौरवशाली वर्ग के शूरवीर ही इस्तेमाल कर सकते थे। इसकी आक्रमण शक्ति डेलाइट स्लैश से कहीं ज्यादा थी। विस्फोटक विस्फोट की स्थिति में भी लॉन दान दान इतना शक्तिशाली कौशल इस्तेमाल कर सकता था, जो उसे मौजूदा शूरवीरों के वर्ग एक में अद्वितीय बनाता था। जैसे ही पवित्र तलवार चलाई गई, शूरवीरों की कक्षा 1 के दूर बैठे छात्र गहराई से आश्वस्त हो गए। लेकिन अगले ही पल उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह क्या था? उन्होंने क्या देखा? लॉन दान दान के कूदने पर उसकी बची हुई छवि ठोस हो गई। यह आकृति बिल्कुल लॉन दान दान जैसी ही थी, लेकिन यह आकृति पूरी तरह से नीले रंग की थी। उसने लॉन दान दान द्वारा हवा में फेंकी गई शूरवीर की तलवार पकड़ ली। चमकदार नीला प्रकाश फूट पड़ा और साथ में नीले प्रकाश की एक धार लॉन दान दान के शरीर का पीछा करते हुए यान याओ की ओर बढ़ी। वह नीला प्रकाश, हालांकि बाद में निकला, अपनी गति के कारण यान याओ के सामने सबसे पहले पहुंचा। ये पवित्र तलवार तो नहीं थी, लेकिन वायु तत्व की वृद्धि के कारण यह उससे कमतर नहीं थी। पवन देवता स्लैश। तीव्र रूप से संपीड़ित वायु तत्व एक चीख के साथ यान याओ के चेहरे के ठीक सामने आ पहुंचा। यान याओ अचंभित रह गई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके व्यापक युद्ध अनुभव ने उसे अपनी सतर्कता कम करने की इजाज़त नहीं दी। उसने तुरंत अपनी दोनों बाहें सामने की ओर मोड़ लीं। इस बार यह कोई आक्रमण नहीं था, बल्कि एक शूरवीर की दिव्य तकनीक थी, दिव्य रक्षा सामरिक अवरोध। लेकिन ठीक उसी क्षण जब उसने दिव्य रक्षा सामरिक ब्लॉक का प्रयोग किया, लॉन कोन कौन के शरीर से, जिस पर वह खड़ी थी, अचानक एक शक्तिशाली चूषण बल निकला। ये बल तेजी से उसके प्रकाश तत्व को निगल रहा था। ये एलिमेंटल वोर्टेक्स डिवोट नामक कौशल था, जो आत्मा की भट्टी से विकसित हुआ था। लॉन कोन कोन बेहोश होने का नाटक कर रहा था और उसने अचानक इस महत्वपूर्ण क्षण में इसे ट्रिगर कर दिया। दिव्य रक्षा सामरिक ब्लॉक की सुनहरी रोशनी, जो यान याओ पर खिल रही थी, उसके भक्षण से प्रभावित हुई। हालांकि इससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत कम नहीं हुई, लेकिन वह थोड़ी डगमगा गई, जिससे थोड़ी अस्थिरता दिखाई दी। इसके बाद एक नीली रोशनी फूट पड़ी और जोरदार विस्फोट हुआ। पवन देवता स्लैश की शक्तिशाली प्रहार शक्ति ने यान याओ के दिव्य रक्षा सामरिक अवरोध को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। सुनहरी रोशनी वाली ढाल मानो एक संरक्षक देवदूत के प्रेत में बदल गई, जिसने पवन देवता स्लैश के सभी हमलों को रोक दिया।
लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। पवित्र तलवार भी पास आ रही थी। इससे भी अजीब बात यह थी कि वह नीली आकृति जो पहले लॉन दान दान के शरीर से अलग हो गई थी, अचानक वापस लौट आई और उसके मुख्य शरीर में विलीन हो गई। अभी अभी निकले पवन देवता स्लैश की वायु गुण ऊर्जा विस्फोट के बाद पवित्र तलवार के चारों ओर घूम रही थी और फिर वह पहले से सक्रिय दिव्य रक्षा सामरिक ब्लॉक की ओर मुड़ गई। बूम! चमकदार सुनहरी और नीली रोशनी ने दूर खड़े नाइट्स क्लास 1 के छात्रों की आंखें धुंधली कर दीं। सबने मुंह खोलकर देखा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा है। अगले ही पल एक आकृति उड़ गई, लगभग 20 मीटर दूर उड़कर जमीन पर गिर पड़ी। एक धमाके के साथ जमीन पर गिरने के बाद वह शरीर 7-8 मीटर पीछे खिसका और आखिरकार रुक गया। ये क्षतिग्रस्त लॉन दान दान था, उसके शूरवीर की तलवारों में से एक जिस पर पवन देवता स्लैश दिखाई दे रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जिस तलवार पर पवित्र तलवार दिखाई दे रही थी, उसका केवल मुंह ही बचा था और टक्कर में उसका ब्लेड टूट गया था। यान याओ उसी जगह पर खड़ी थी, मानो युद्ध की देवी लग रही हो। अपने पैर के अंगूठे के एक झटके से उसने उस परेशान करने वाले बच्चे को दूर धकेल दिया जो अभी भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति को निगलने के लिए एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस का इस्तेमाल कर रहा था और उसे लॉन दान दान की तरफ उड़ा दिया। हालांकि वह हल्के से गिरा। यान याओ ने अपने हाथ पीछे कर लिए, उसकी निगाहें चमक रही थीं जब वह इन दोनों भाइयों को देख रही थी। इस समय लॉन दान दान की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज्यादा जोर लगा लिया हो। लॉन कौन कौन चिल्लाया, आउच! जल्दी से उठा और लॉन दान दान के पीछे छिप गया। 13 सेकंड, समझो तुम्हारा मूल्यांकन पास हो गया। यान याओ ने उदासीनता से कहा, बाकी सब लोग अभी इस मूल्यांकन पर विचार करें। बाकी दिन आत्मा अध्ययन करें। अपनी बात पूरी करते हुए वह हवा में उठी। उसका लचीला शरीर हवा में झिलमिलाया और अगले ही पल वह गायब हो गई। तभी लॉन दान दान और लॉन कौन कौन दोनों ने राहत की सांस ली। लॉन कौन कौन ने लॉन दान दान को खड़ा होने में मदद की, उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया और फुसफुसाया, तुम बहुत दूर छिप गए थे। अभी जो क्लोन मूव था वो कमाल का था। क्या तुमने ये मुझसे सीखा है? लॉन दान दान ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि यह वही है? अरे, ये बिल्कुल वैसा नहीं लगता, लेकिन यह वाकई प्रभावशाली है। लॉन दान दान ने कहा, अगर हम उन्हें कुछ प्रभावशाली नहीं दिखाते तो वे हमें धमकाते रहते। अगर स्पिरिट फनेस अकादमी में उनकी जगह पक्की न होती तो वह कभी भी इतनी शक्ति का प्रदर्शन यूं ही नहीं करता। उसका गुरु रेकलेस नाइट था, लेकिन वह खुद लापरवाह नहीं था। यही हमेशा अच्छा होता कि कोई उसकी असली ताकत न जाने। जब हम लड़ रहे थे तो तुम जरूर खुद को रोक रहे थे, लेकिन ये तुम्हारी हद भी नहीं है ना? तुम्हारी आंखें जितनी सच्ची हैं उतनी ही शरारत तुम छुपा रहे हो, लॉन कौन कौन ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, लॉन दान दान ने चिढ़कर उसके सिर पर थपथपाया। लेकिन इस बार लॉन कौन कौन ने कोई विरोध नहीं किया और उसे ऐसा करने दिया, बल्कि हंस दिया। जब उन्होंने इतनी हिम्मत से घोषणा की कि मेरे छोटे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो कौन प्रभावित नहीं होगा। तभी शूरवीर वर्ग 1 के छात्र पास आने लगे। दोनों भाइयों की ओर उनकी नज़रें एकदम बदल गई थीं, खासकर लॉन दान दान की ओर। वे उसे ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई राक्षस हो। क्या ये 5वीं श्रेणी से नीचे के शूरवीर की शक्ति थी? उसने पहले जो शक्ति का प्रदर्शन किया था वह भयानक था। जियान म्यू ने कुछ उलझन भरे भाव से उन दोनों को देखा और उनके पास गया। नाइट्स क्लास 1 में आपका आधिकारिक स्वागत है। मैं जियान म्यू हूँ। उसने अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। लॉन कौन कौन ने केवल उपहास किया, जबकि लॉन दान दान ने उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। धन्यवाद। जियान म्यू अचानक हंस पड़ा, नहीं, मुझे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारे जरिए मुझे आखिरकार हमारी कक्षा के लिए कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। लॉन दान दान हैरान था, जबकि लॉन कौन कौन ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम अपनी कक्षा में सबसे ताकतवर वर्ग नहीं हैं? क्या शूरवीर सबसे शक्तिशाली पेशा नहीं हैं? जियान म्यू के कुछ बोलने से पहले ही उसके बगल में बैठे एक छात्र ने कड़वाहट से कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हम अपनी कक्षा में सबसे पीछे हैं। हमारी कक्षा की दूसरी कक्षाओं में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। लॉन कौन कौन ने उत्सुकता से पूछा, प्रतिभाशाली से आपका क्या मतलब है? जियान म्यू ने गहरी सांस ली। जादूगर वर्ग 1 में एक लड़का है जो 6 तत्व जादू में पारंगत है और वह पहले से ही 5वीं रैंक के स्तर 7 का जादू प्रशिक्षक है। उसने एक बार अपनी कक्षा के सभी सहपाठियों को अकेले ही हरा दिया था। योद्धा वर्ग 1 में एक तलवार संत पैदा हुआ जो 5वीं रैंक के स्तर 9 पर है। हत्यारे वर्ग 1 में एक लड़का है जिसका जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति मूल्य 95 है, जो हत्यारे मंदिर में शीर्ष 3 में से एक सबसे शक्तिशाली आत्मा भट्टी का मालिक है, जो 5वीं रैंक के स्तर 8 पर है। समनर्स मंदिर में एक समन करता है जिसका जन्म चिन्ह बुलाया गया जानवर एक सफ़ेद फीनिक्स है, जो 5वीं रैंक के स्तर 5 पर है। सफ़ेद फीनिक्स में एक चमकदार गुण होता है जो हमें पूरी तरह से दबा देता है।
पुजारी मंदिर ने एक सहस्राब्दी में एक बार होने वाली असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया, जिसमें 99 की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे देवी के रूप में जाना जाता है। हमारे लिए उस पर हाथ डालना मुश्किल होगा। हमारी कक्षा में मैं तुम दोनों से पहले सबसे मजबूत था। आ गया, लेकिन मैं तो सिर्फ 5वीं रैंक लेवल 4 का हूँ। इसके अलावा स्पिरिट फनेस अकादमी के नियमों के अनुसार शूरवीरों को अपने तीसरे वर्ष के स्नातक होने तक इंतजार करना होगा, तभी वे नाइट्स होली माउंटेन पर अपनी सवारी चुन सकते हैं। अब आप हमारी मुश्किल समझ सकते हैं। अगर आपके स्थानांतरित छात्र मजबूत नहीं हैं और हमारे अंक कम कर देते हैं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। लॉन कोन ने हौंफते हुए कहा, क्या प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है? जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो वे तो बड़े प्रतिभाशाली हैं। मुझे तो वे अजीबोगरीब लगते हैं। जियान म्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, स्पिरिट फनेस अकादमी में प्रतिस्पर्धा हमेशा कड़ी रही है और हमारा ग्रेड खास तौर पर काफ़ी कड़ा था। इन सभी लोगों में सेक्रेड लेगेट में शामिल होने की क्षमता है। लॉन कोन ने कहा, जब आप प्रारंभिक जांच की बात करते हैं तो क्या आपका मतलब उस समय से है जब हम पहली बार पहुंचे थे और हमें स्पिरिट भट्टी में जांच के लिए एक गोलाकार कमरे में ले जाया गया था? अगर ऐसा है तो मेरे भाई के बारे में भी कहा गया था कि वह पवित्र दूत में शामिल हो सकता है और संभवतः उसे अपने नियंत्रण में ले सकता है। जियान म्यू की आंखें चमक उठीं, ये बहुत अच्छी खबर है। हमारी कक्षा को आखिरकार कुछ उम्मीद जगी है। लॉन्ग डांग, अब से मैं तुम्हें कक्षा अध्यक्ष का पद सौंप रहा हूँ। हम सब तुम्हारा अनुसरण करेंगे। जब तक तुम हमारी कक्षा को सबसे निचले पायदान पर रहने से बचा सको, यही काफ़ी है। लॉन कोन ने खड़े होकर कहा, सिर्फ आखिरी स्थान से बचना काफ़ी नहीं है। हमें पहले स्थान पर आने का लक्ष्य रखना होगा, है ना बड़े भाई? लॉन डांग ने जियान म्यू की ओर मुड़कर कहा, चलो कक्षा अध्यक्ष वाली बात बाद में करते हैं, लेकिन मैं इसमें अपना पूरा जोर लगा दूंगा। अच्छा, तुमने भी काफ़ी ऊर्जा खर्च कर दी है, अब आराम करो। मैं सफाई कर दूंगा, जियान म्यू ने जोरदार हंसी के साथ कहा और बाकी लोग भी हंसने लगे। टेस्ट फील्ड नंबर 1 से बाहर निकलने के बाद यान याओ ने यह सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर देखा कि कोई वहां तो नहीं है, फिर अपने हाथ ऊपर उठाकर अपनी हथेलियों पर बाघ के मुंह को देखा। वहां खून के साफ धब्बे थे और अगर उसने जबरदस्ती अपनी वंशावली बंद न की होती तो उसकी चाल का पर्दाफाश हो जाता। बहुत दुख हो रहा है। वो शरारती लड़का लॉन डांग और वो कमीना लॉन कोन। तुम दोनों बस इंतजार करो, उसने बुदबुदाते हुए कहा, हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार उस यू युनकीओंग ने कुछ अच्छा किया। आखिरकार कुछ उम्मीद जगी है। सुबह की क्लास महज 13 सेकंड की लड़ाई थी, हालांकि रोमांचक थी, पर ज्यादा समय नहीं लगा। इसलिए जब लॉन डांग और लॉन कोन अपने छात्रावास लौटे तब भी सुबह हो चुकी थी। लॉन कोन ने अपनी नाक से बहते खून को धोया। यान याओ अपने वारों में बहुत सटीक थी, हालांकि चोट गंभीर लग रही थी। शुक्र है कि उसकी नाक की हड्डी सलामत रही। क्या अब तुम्हें हमारे बीच की दूरी समझ में आ रही है? क्या अब कड़ी मेहनत शुरू करने का समय नहीं आ गया है? लॉन डांग ने एक पितातुल्य बड़े भाई की तरह उपदेश दिया। हाँ, समझ गया। बात यही है, अगर आज हमारी कोई और योजना नहीं है तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? मुझे पोर्क रिब राइस खाने का मन कर रहा है, लॉन कोन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी मर्जी। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हम सिर्फ सप्ताहांत में ही बाहर जा सकते हैं? अपनी साधना पर ध्यान दो, जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करो। वो परीक्षण मैदान काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब हमारे पास समय होगा मैं तुम्हें वहां अभ्यास के लिए ले जाऊंगा। लॉन कोन ने जवाब दिया, मुझे आज ही एहसास हुआ कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करने के बजाय तुम खुद क्यों नहीं मेहनत करते? अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मेरी रक्षा कर सकते हो, है ना? अब हम दोनों एक ही क्लास में हैं। अब जब तुम लगभग क्लास लीडर बन ही गए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? आपने शिक्षक ना ये से वादा किया था कि आप कड़ी मेहनत करेंगे और कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। आपको उनके द्वारा आप पर आर्केंजेल के आलिंगन का प्रयोग करने के प्रयासों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आपकी अंतर्निहित आध्यात्मिक शक्ति को उन्नत किया था। अगर आप इसे फिर से बर्बाद करते हैं तो क्या आप उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे? लॉन कोन बड़बड़ाया, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? माँ से भी ज्यादा। ओह, बात तो यह है कि लगता है हम कुछ भूल ही गए। क्या माँ ने हमें यहाँ आते समय दादाजी को चिट्ठी भेजने के लिए नहीं कहा था? तुम मुझे कल वहाँ क्यों नहीं ले गए? लॉन डांग ने रुककर कहा, मैं भूल गया। कल मैं तुम्हारी पोर्क रिब सिस्टर पर नज़र रखने में बहुत व्यस्त था। मेरी देवी को पोर्क रिब सिस्टर मत कहना, वरना मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम्हें उन्हें फ्यूचर सिस्टर कहना चाहिए, यह ज़्यादा अच्छा लगता है, लॉन कोन ने उदास होकर जवाब दिया। ठीक है, समझ गया। मैं वापस खेती करने जा रहा हूँ इस वीकेंड। चलो दादाजी के घर चिट्ठी पहुँचा देते हैं। ठीक है, तुम चिट्ठी पहुँचा दो, मैं काम पर जाऊँगा।
जैसे ही लॉन कोन कॉन्ग ने वीकेंड सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। लॉन दान दान ने उपहास करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि आपका उत्साह कब तक बना रहेगा। अपने कमरे में वापस आकर लॉन दान दान खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तीसरी मंजिल से वह छात्रावास की इमारतों के बीच की दरारों से उस पार झील देख सकता था। उसके मन में आज की पूरी लड़ाई फिर से घूम गई। लॉन कोन कॉन के गलत दिशा निर्देशन के साथ उसका आखिरी पवन देववार और एक विस्फोटक विस्फोट से उन्नत पवित्र तलवार शिक्षक के दिव्य रक्षा सामरिक अवरोध को मुश्किल से भेद पाए। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यान याओ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, किसी भी उपकरण का तो बिल्कुल नहीं। ये पहली बार था जब वह इस तरह से लड़ रहा था, यहाँ तक कि उसके दोनों शिक्षकों को भी उसकी क्षमताओं के बारे में पता नहीं था। उन्हें 4 साल पहले की यादें ताज़ा हो गईं। उसे अच्छी तरह याद था कि जब उसकी प्रकाश प्रकृति को भी चमक दमक के चमत्कार में बदल दिया गया था, तो वह आधी रात को अचानक नींद से जाग उठा था। उसने पाया कि उससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसके बगल में एक और आकृति थी जिससे हरी चमक निकल रही थी। पहले तो उसने सोचा कि लॉन कोन कॉन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वह इस दूसरे स्व पर पूरा नियंत्रण रख सकता था। इस प्रतिकृति शरीर में जो गुण को छोड़कर उसके अपने शरीर जैसा ही था, आध्यात्मिक शक्ति भी उतनी ही थी। यही कारण था कि वह एक ही समय में कई गुण नहीं डाल सकता था। उसके एक अजीबोगरीब क्लोन ने एक गुण धारण कर लिया था। वह अपने गुण को स्वतंत्र रूप से बदल सकता था, लेकिन वह एक साथ कई गुणों का उपयोग नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि जब वह अपने क्लोन को मुक्त करे, जैसे आज। ये बहुत रहस्यमय था, इसलिए लॉन दान दान ने इसे गुप्त रखने की बहुत कोशिश की। रोशनी चमकी और उसके बगल में 2 आकृतियां प्रकट हुईं, एक हरी थी और दूसरी लाल। वे बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं, फिर भी उनके गुण अलग अलग हैं। उसे सचमुच कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना अगर किसी ताकतवर दुश्मन का सामना हो जाए तो वह अपने भाई की रक्षा कैसे करेगा। चूंकि उसके पास 3 अलग अलग गुणों वाले 3 शरीर हो सकते हैं, तो 4 अलग अलग गुणों का क्या। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, तीनों शरीर एक साथ ध्यान के लिए बैठ गए, त्रिविध ध्यान। अब समय आ गया था कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के विकास में तेजी लाई जाए। लॉन दान दान हमेशा से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दबा रहा था ताकि उसके अजीबोगरीब क्लोनों का खुलासा न हो। त्रिविध साधना एक ऐसी चीज थी जिसे उसने आजमाया था और जिसे संभव साबित किया था। हालांकि वह ऐसा करने से बचता रहा क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके शिक्षक उसके छात्रावास में कब आएंगे। अपने 9वें दर्जे के शक्तिशाली विशेषज्ञ साधना स्तर के साथ उन्हें इसका आभास जरूर हो जाता। आखिरकार उसने अपने क्लोनों के अस्तित्व का खुलासा अपने दोनों शिक्षकों को कर दिया, जिन्होंने उसे इसे गुप्त रखने की सलाह दी। लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो स्पिरिट फनेस अकादमी ने न देखा हो। चमक, हवा, आग। तो फिर उसकी अगली जागृति विशेषता क्या होगी? लॉन दान दान ने इस बात पर विचार किया था कि उसके क्लोन कैसे बने, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरे लोग उन्हें एक विशेष प्रकार की युद्ध तकनीक या जादू मान सकते थे। हालांकि वह जानता था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्लोन उसके अपने शरीर का एक अविभाज्य अंग प्रतीत होता था और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता था। सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती, प्रत्येक क्लोन की आध्यात्मिक शक्ति में भी वृद्धि होती। क्लोनों की समग्र शक्ति मूल शरीर जितनी ही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वे कई मूल थे। उदाहरण के लिए, उसके और 2 क्लोनों का मतलब था 3 चतुर्थ श्रेणी के शिखर जादूगर शूरवीर, सभी अलग अलग गुणों वाले और मानसिक रूप से एकरूप। घटना को समझाया नहीं जा सका, लेकिन 8 विभिन्न विशेषताओं के साथ प्रतिध्वनित होने की उसकी क्षमता को देखते हुए शायद वह 7 क्लोन तक बना सकता था, जो कुल 8 निकायों का एक संघ बन सकता था। अभी तक कोई भी दुष्परिणाम नहीं हुआ है। वह खोजबीन और इधर उधर टटोलना जारी रखता है। एकमात्र अपवाद यह है कि आत्मा की भट्टी केवल उसके मुख्य शरीर में ही रह सकती है और उसे उसके क्लोनों के साथ साझा या आवंटित नहीं किया जा सकता। स्पिरिट फनेस अकादमी के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा सोआरिंग ड्रैगन सिटी में उसके पिछले प्रवास की तुलना में काफी सघन है। लॉन दान दान के गले में ज्ञानोदय का हार धीरे धीरे झिलमिला रहा था, जिससे वह धीरे धीरे आत्मविस्मृति की स्थिति में पहुंच रहा था। खिड़की के सामने बैठा लॉन कोन कॉन बाहर के नज़ारे को बेसुध सा निहार रहा था और सोच रहा था कि उसके लिए आवारा बनना इतना मुश्किल क्यों है। आखिरकार वह आराम करना तो चाहता है, लेकिन खुद को इसके लिए राजी क्यों नहीं कर पाता। असल में उसके माता पिता ने उसे कभी किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया था। हालांकि बूढ़े नाये की सच्ची उम्मीदें और अपने भाई को हर मुश्किल में उसकी रक्षा करते देखना और यहाँ अपनी रिब्स शॉप देवी के साथ रहने का मौका पाने के लिए यहाँ रहने का विचार भी उसे भारी पड़ रहा था। सांस एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस सक्रिय हो गया। खिड़की के बाहर से विभिन्न प्रकार के एलिमेंटल कण फनेस में भर गए। हालांकि यह अभी अभी विकसित हुआ है, एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस ने लॉन कोन कॉन की साधना की गति को तेजी से बढ़ा दिया है।
उसकी साधना की गति पहले से कई गुना तेज हो गई है, जिससे उसकी सुस्ती की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। जिंदगी कितनी कठिन है। दोपहर के समय एक रूममेट हे होंगिन उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने आया। वह म्यूई नहीं, बल्कि एक और रूममेट था। चाहे वे स्पिरिट फनेस अकादमी के छात्र हों या पिछली टेम्पल अकादमी की सोअरिंग ड्रैगन शाखा के शूरवीर वर्ग के छात्र हमेशा ही प्रभावशाली होते हैं। आज तो बस एक शुरुआती अनुभव था और लॉन कौन कौन को हैरानी हुई, फिर भी वहाँ कोई लड़की नहीं थी। हे होंगिन के अलावा बिंग हेंग और चेन हुई 2 अन्य रूममेट थे। मूवी को मिलाकर यह उनका 6 लोगों का डॉम है। कैफेटेरिया जाते हुए हे होंगिन खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, लॉन्ग डांग डांग, क्या तुम्हारी वह क्लोन क्षमता कोई हुनर थी? क्या ये शूरवीरों का हुनर है या कोई जादुई हुनर? लॉन्ग डांग डांग ने अस्पष्टता से उत्तर दिया, दोनों में से थोड़ा थोड़ा। यह एक गुप्त तकनीक है जिसे मेरे शिक्षक ने बनाया है। बिंग हेंग ने ईर्ष्या से कहा, ये तो कमाल की बात है। उस कॉम्बो अटैक ने शायद तुम्हारी ताकत दोगुनी कर दी है। इसके अलावा वे अलग अलग तत्वों के थे। ऐसा लगता है कि जादुई शूरवीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास केवल प्रकाश गुण है। म्यूई ने हंसते हुए कहा, गुण चाहे जो भी हो, अगर चरम तक प्रशिक्षित किया जाए तो सभी समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। लॉन कौन कौन झुककर फुसफुसाया, अरे क्या तुम लोग जानते हो कि किस नए क्लास में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं? और सबसे सुंदर कौन सी हैं? पिछली बार जब हम कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे तो मुझे कोई भी आकर्षक नहीं दिखी थी। चेन हुई ने हंसते हुए कहा, कुछ सुंदर जरूर हैं, लेकिन हमारी कक्षा में ज्यादा नहीं। पुजारी वर्ग 1 की देवी को छोड़कर, जो हमेशा घूंघट में रहती है, जादूगर वर्ग 1 की तत्व साध्वी अपेक्षाकृत सबसे सुंदर है। वह जिसमें 6 तत्व हों। लॉन कौन कौन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ वही, वह खूबसूरत भी है और ताकतवर भी। वह शायद अब हमारी कक्षा में अव्वल नंबर की छात्रा है। लॉन कौन कौन ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, तुम भी जादूगर हो, क्यों न उसके पास जाकर उससे कोई संरक्षण जैसी चीज मांग लो, फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लांग डांग डांग को उसका मनोरंजन करने की कोई परवाह नहीं थी और वह इसे पृष्ठभूमि की आवाज ही मानता था। वे 6 लोग कैफेटेरिया पहुंचे। दोपहर का भोजन और भी ज्यादा संतोषजनक था, जिसमें ढेर सारे पौष्टिक व्यंजन थे। हालांकि ये कोई दुर्लभ दिव्य सामग्री नहीं थी, फिर भी इन खाद्य पदार्थों में छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। एक साथ भोजन करते समय बातचीत से भाइयों लॉन डांग डांग और लॉन कौन कौन को अपने प्रथम वर्ष की वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक समझ मिली। वास्तव में स्पिरिट फनेस अकादमी के प्रत्येक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तीव्र है, जिसका मुख्य कारण संसाधन आवंटन का मुद्दा है। हालांकि स्पिरिट फनेस अकादमी में निस्संदेह 6 महान पवित्र मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन इन संसाधनों का वितरण प्रत्येक कक्षा और कक्षा के छात्रों के प्रयासों पर निर्भर करता है। हर साल प्रत्येक कक्षा की 6 कक्षाओं को रैंक दी जाती है, और जो कक्षाएं उच्च रैंक पर होती हैं उन्हें अधिक संसाधन मिलते हैं। रैंकिंग क्षमताओं के आधार पर होती है और अंक निर्धारित करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन किए जाते हैं। हर महीने मूल्यांकन होता है। लगभग 6 महीने पहले स्कूल खुलने के बाद से अब तक 5 परीक्षाएं हो चुकी हैं। नाइट्स क्लास 1 वर्तमान में कुल अंकों के मामले में पहले स्थान पर है, सबसे नीचे से पहला। उनके प्रशिक्षक यान याओ और अकादमी में शामिल हुए इन स्वयंभू प्रतिभाशाली शूरवीरों दोनों पर भारी दबाव है। इस समय अंकों में सबसे आगे चल रही टीम मैजिस क्लास 1 है, उसके बाद प्रीस्ट्स क्लास 1, समनर्स क्लास 1, एसेसिन्स क्लास 1, वॉरियर्स क्लास 1 तथा सबसे नीचे नाइट्स क्लास 1 है। इस समय न केवल शूरवीर कमजोर हैं, बल्कि कुल मिलाकर 3 विशेषज्ञता वाला नजदीकी मुकाबला जादूगरों की तुलना में कमतर है। वास्तव में ये कठिन समय है। कैफेटेरिया के माहौल को देखिए, जादूगरों की वर्दी पहने छात्र अपनी छाती को ऊपर उठाए खड़े हैं, उनकी आंखों में गर्व की झलक है। लॉन कौन कौन गाह भरने से खुद को नहीं रोक सका, ये बहुत तीव्र है। हे होंगिन ने कहा, मैं आप लोगों पर भरोसा कर रहा हूं कि आप यथास्थिति बदलेंगे। लॉन्ग डांग डांग, आप हमारी कक्षा में पवित्र तलवार चलाने वाले पहले व्यक्ति हैं, और आपके पास अद्भुत क्लोनिंग क्षमता भी है। हो सकता है कि पहले वर्ष में हमें कुछ नुकसान हो, लेकिन आपको अपनी साधना में तेजी लानी होगी। जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपको हमारी कक्षा को शीर्ष 3 में लाने का प्रयास करना होगा। लॉन कौन कौन ने गर्व से कहा, शीर्ष 3 में आने से आपका क्या मतलब है? प्रथम स्थान पर आना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हे होंगिन चौंक कर हकलाया, आखिर लॉन डांग डांग कौन है और लॉन कौन 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 है? तुम दोनों एक जैसे देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। बेकार में बड़ी बड़ी बातें। उसी समय पास ही से एक तिरस्कार भरी आवाज आई। 6 युवा शूरवीरों ने मुड़कर देखा तो 2 लड़कियां उनकी मेज के पास से गुजर रही थीं। जाहिर है उन्होंने लॉन कौन कौन की बातें सुन ली थीं। बोलने वाली लड़की गुलाबी रंग के छोटे बालों वाली एक प्यारी सी लड़की थी। हालांकि उसकी आंखों में गहरा तिरस्कार कुछ अटपटा लग रहा था।
उसके बगल में खड़ी एक और लड़की ने लॉन कौन कौन की नज़रें अपनी ओर खींच लीं। वह खूबसूरत थी, उसके चेहरे पर एक गुड़िया जैसा नाजुक सा चेहरा था और उसकी लंबाई 1.65 मीटर थी। गहरे हरे बाल उसके कूल्हों से नीचे तक लटक रहे थे, जो एक अनोखा आकर्षण दे रहे थे। लेकिन उसके बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर कोई भाव न होने के कारण उसकी खूबसूरती कुछ कम हो रही थी। लॉन कौन कौन हैरान सा चेहरा लिए खड़ा हो गया और छोटे गुलाबी बालों वाली लड़की को नज़रअंदाज कर दिया। वह लंबे गहरे हरे बालों वाली लड़की के पास एक आकर्षक मुस्कान के साथ पहुंचा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं लॉन कौन कौन हूँ, नाइट्स क्लास 1 में नया ट्रांसफ़र हुआ छात्र। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, सुंदरी? लंबे गहरे हरे बालों वाली लड़की ने उसे ठंडी निगाह से देखा। भागो। जरूर, लॉन कौन कौन ने आश्चर्यजनक रूप से सहमति जताई और मुस्कुराते हुए वापस बैठ गया। लॉन दान दान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हम सभी सहपाठी हैं, कठोर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी, अपनी ट्रे उठाई और चली गई। गुलाबी रंग के छोटे बालों वाली लड़की ने उन पर तिरस्कार भरी नजर डाली, नाक भान से कुड़ी और फिर उसने भी वैसा ही किया। लॉन कौन कौन को एहसास हुआ कि उसके और उसके भाई के अलावा अन्य 4 शूरवीर लड़के चुप थे। तुम लोगों को क्या हो रहा है? हे होंगिन ने हकलाते हुए कहा। वह हरे बालों वाली लड़की जिसांग लियुइंग है, जो जादूगर वर्ग 1 की तत्व संत है, 6 गुणों वाली एक प्रतिभाशाली महिला है। लॉन कौन कौन ने व्यंग्य किया, इस रवैये से तो उसके असफल संत बनने की संभावना ज्यादा है। उसे कौन चाहेगा, है ना, बड़े भाई? लॉन दांग दांग ने उत्तर दिया, मुझे दयालु लड़कियां पसंद हैं। लॉन कौन कौन अचानक सतर्क हो गया, मेरी देवी बहुत कोमल है, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, चलो खाना खाते हैं। जिसांग लियुइंग, वह वाकई बहुत शक्तिशाली है। लॉन दांग दांग ने मन ही मन सोचा। 5वीं रैंक लेवल 7 जादू प्रशिक्षक स्तर पर, हालांकि वह पहले से ही 16 साल की है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा वह 6 गुणों वाली एक जादूगरनी है। शिक्षक जेड के अनुसार आप जितने अधिक तत्वों को नियंत्रित करते हैं, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है और कई अलग अलग गुण प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। हालांकि असली शक्ति इस बात में निहित है कि आप उन्हें कैसे संयोजित करते हैं। संयोजन जादू सबसे दुर्जेय है, लेकिन यह अज्ञात है कि वह कितने संयोजन कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे आप स्पिरिट फनेस अकादमी से उम्मीद करते हैं। जल्दी उधर देखो, ये सफ़ेद फीनिक्स है, कई कैजुआन समनर्स क्लास 1 से। बिंग हेंग ने अचानक एक तरफ सिर हिलाया। सबने सहज ही उस तरफ देखा और एक लड़की जो अभी अभी दरवाजे से अंदर आई थी, नजर आई। वह जिसांग लियुइंग जितनी ही लंबी थी, लेकिन जिसांग लियुइंग के ठंडे चेहरे के विपरीत उसकी मुस्कान खुशनुमा थी, मानो वह मजे कर रही हो। उसने कुछ जादू टोने से जुड़े छात्रों का हंसकर अभिवादन किया और फिर खाना लेने चली गई, बिल्कुल हानिरहित लग रही थी। ये तो और भी भयानक है, हमारा अभिशाप। चमकदार गुण दमन का उच्चतर स्तर, हिया होंगिन ने असहाय होकर कहा। सफ़ेद फीनिक्स वास्तव में एक उच्च स्तरीय जादुई जानवर है। एक पूर्ण विकसित फीनिक्स 9वीं रैंक का होता है, जिसे चमकदार फीनिक्स भी कहा जाता है। इस तरह के बुलाए गए जानवर को अनुबंधित करके वह निश्चित रूप से 9वीं रैंक तक साधना करने की क्षमता रखती है। बुलाने वालों के लिए उनका बुलाया गया जन्म चिन्ह वाला जानवर किसी भी साधना या उपकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हत्यारे वर्ग 1 का प्रतिनिधि भी यहाँ है, चक्रीय पुनर्जन्म का विलक्षण चूयू, और जो उसके साथ प्रवेश किया है वह योद्धा वर्ग 1 से थंडर तलवार संतांग ली गुआंग है। बाहर से 2 लड़के साथ साथ अंदर आए। एक दुबला पतला लंबा कद और भावशून्य चेहरा लिए हुए था, दूसरा गंभीर और लंबा चौड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि दोनों का व्यवहार एक जैसा लग रहा था। कहा जाता है कि वे अक्सर एक दूसरे के कौशल का परीक्षण करते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। वे हमारे नए साल में 6ठी रैंक तक पहुंचने वाले पहले छात्र हो सकते हैं। आप जानते हैं, दूसरी कक्षा में एक भी 6ठी रैंक का छात्र नहीं है और तीसरी कक्षा में केवल 2 हैं। तो आप हमारे बैच में आने वाले छात्रों की क्षमता देख सकते हैं, बिंग हेंग ने धीरे से कहा। अन्य कक्षाओं में 4 असाधारण प्रतिभाएं थीं। लॉन कौन कौन ने उत्सुकता से पूछा, पुजारी मंदिर की देवी के बारे में क्या ख्याल है? वह यहाँ क्यों नहीं है? हिया होंगिन ने जवाब दिया, वह कैंटीन में खाना नहीं खाती। जाहिर है, पुजारी मंदिर उसके लिए खास तौर पर खाना मुहैया कराता है, इसलिए हमें उसकी झलक कम ही देखने को मिलती है। लॉन दांग दांग ने देखा कि कैसे इन चारों के आने से उनकी अपनी कक्षाओं के छात्र उनके साथ खाना खाने के लिए खींचे चले आए थे। हालांकि मैजिक की पहली कक्षा की जिसांग लियुइंग थोड़ी खास थी। गुलाबी बालों वाली लड़की को छोड़कर उसकी कक्षा के बाकी छात्र उससे एक निश्चित दूरी बनाए हुए थे। भाई, क्या तुम आश्वस्त हो? लॉन कौन कौन ने लॉन दांग दांग को थपथपाया और पूछा। किस बात पर भरोसा? लॉन दांग दांग ने उसकी ओर देखा। उन सबको बाहर निकालना और नए साल का बॉस बनना, लॉन कौन कौन ने हंसते हुए कहा। नहीं, लॉन दांग दांग ने शांति से उत्तर दिया।
लॉन कोन कौन जोर से हंसा, जबकि उनके चारों रूममेट्स के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि अगले ही पल उन्होंने लॉन दान दान को ये कहते सुना, तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें हराने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है? चारों रूममेट्स आश्चर्यचकित रह गए, यहाँ तक कि मासूमियत से मुस्कुराते हुए म्यूई की पुतलियां भी सदमे में दिख रही थीं। लॉन कोन कौन एक पल के लिए चौंका, बड़े भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही घमंड है। बिजली गिरने से सावधान रहना। मुझे बिजली गिरेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारे व्यवहारिक अनुभव की कमी को देखते हुए, चूंकि आज दोपहर हम खाली हैं, तो हम कुछ युद्ध प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या हमारे पास इसके लिए कोई उपयुक्त जगह है? हाँ, हम करते हैं। हिया होंगिन ने तुरंत जवाब दिया। भाई, क्या अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है? freewebnovel.com। आप क्या सोचते हैं? लॉन दान दांग ने हिया होंगिन की ओर देखा, अगर सुविधा हो तो नेता को सूचित कर दो, सबको बुला लो। चलो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। हिया होंगिन की आंखें चमक उठीं। आज लॉन दान दांग और गुरु यान याओ के बीच मुकाबला देखकर उनके खून में उबाल आ गया था। लॉन दान दांग, जो सिर्फ चौथे स्थान पर था, गुरु के सामने 13 सेकंड तक टिक पाया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। और नकली मुकाबला, जरूरी नहीं कि यान याओ ने उसे पूरी तरह से हरा दिया हो। इसलिए वे सभी ये देखना चाहते थे कि लॉन दान दांग में क्या ताकत है, जहां उनकी साधना का स्तर लगभग समान था। दोपहर के भोजन के बाद हिया होंगिन बाकी लोगों को सूचना देने गए। दोपहर में जब नियत समय आया तो वे सभी नंबर 1 टेस्ट फील्ड पहुंच गए, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से 3 विशेषज्ञता वाले क्लोज कॉम्बैट ग्रुप द्वारा किया जाता था। आज कोई और क्लास मौजूद नहीं थी। जियान म्यू जल्दी आ गया था और जब उनके छात्रावास के 6 सदस्य पहुंचे तो अन्य 6 छात्र भी एकत्र हो गए थे। दांग दांग, तुम्हारी प्रशिक्षण योजना क्या है? जियान म्यू मुस्कुराते हुए बोली। लॉन दांग दांग ने जवाब दिया, कक्षा नेता, आज सुबह आपने कक्षा का नेतृत्व मुझे सौंपने की बात कही थी, है ना? जियान म्यू ने बस सिर हिलाया, तुम पवित्र तलवार बुला सकते हो, तुम्हारी ताकत मेरी ताकत से ज्यादा होनी चाहिए। स्पिरिट फनेस अकादमी का नियम है कि सबसे ज्यादा ताकत वाला व्यक्ति ही क्लास लीडर बनता है। लॉन दांग दांग ने पलटकर जवाब दिया, इसे यूं ही सौंपने की जरूरत नहीं है। चलो लड़ाई करते हैं, जीतने वाला ही क्लास लीडर बनेगा। ताकत ही सब कुछ बयां करती है। जियान म्यू की आंखें तुरंत चमक उठीं और उन्होंने दिल से सहमति जताई, ठीक है। लॉन कोन कौन काफी आश्चर्यचकित हुआ और लॉन दांग दांग को थोड़ा धक्का दिया, तुम इतने मुखर कब हो गए? लॉन दांग दांग ने उस पर एक नज़र डाली, मुझे दृढ़ रहना होगा, वरना दूसरे लोग तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेंगे। ये कहकर वह मैदान के बीचों बीच चला गया। पहले दिन जब सहपाठियों ने उन्हें सफाई करने को कहा था तो लॉन कोन कौन बहुत नाराज हो गया था। दोपहर के भोजन के समय भी एलिमेंट सेंटेस ने उसे बहुत ही भद्दी बातें सुनाई थीं। उसे क्या लगता था कि वह किसे नीचा दिखा रही है? वह खुद तो अपने भाई को डांट सकता था या मार सकता था, लेकिन दूसरों को इसकी इजाज़त नहीं थी। जब वे सोआरिंग ड्रैगन सिटी में थे तो उनमें इतनी जुझारूपन कभी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद से न जाने क्यों उनके दिल में अदम्य साहस की एक ज्वाला लगातार जलती रही। अन्य खिलाड़ी दूर चले गए तथा मैदान का मध्य भाग जियान म्यू और लॉन दांग दांग के लिए छोड़ दिया।